नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 14 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट्स को। तो बच्चों, आज की वर्कशीट रैखिक समीकरण और ग्राफीय निरूपण के ऊपर है, जो आपकी आज की पहली वर्कशीट है। तो फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि आइए बच्चों कुछ और समीकरणों का ज्यामिति निरूपण देखें। एक समीकरण x बराबर 4 लेते हैं। यदि इसे हम केवल एक चर x वाले एक समीकरण मान लें तो इसका एक ही अद्वितीय हल है x बराबर 4, जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु होगा। तो बेटा अगर x बराबर 4 है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो x का कोई और मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बराबर 4 है। और ग्राफ में भी वो जहाँ पे x बराबर 4 होता है वहाँ पे उसको पुट कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी एक समीकरण को दो समीकरण, मतलब इस एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में भी बदल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि x बराबर 4 है, मुझे y चाहिए साथ में, पर y मैं लिख नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई लिखता हूँ और y को 0 से गुणा कर देता हूँ। अब 0 गुणा y तो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4। और ऐसा करने पर हम y के अलग अलग मान रख सकते हैं और x का मान हमेशा 4 ही आएगा। तो y को जब 1 रखा उन्होंने तो भी x का मान 4 आया, क्योंकि y को 1 रखा लेकिन x तो 0 आएगा। तो y मतलब y को 1 रखा लेकिन x तो 4 ही आएगा, y तो 0 है। जो भी आप y की वैल्यू पुट करेंगे सब 0 हो जाएगा। तो ऐसा करने पर हमने देखा कि y को 1 रखा तब भी x 4 था, y को 0 रखा तब भी x 4 था, y को -1 रखा तब भी x 4 ही था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर हम x बराबर 4 y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा मिलती है। तो मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझाता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि x = 4 इसका ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी ग्राफ में x एक्सिस कौन सी है। x अक्ष ये वाला होता है। आप देखेंगे x की वैल्यू प्लस में है तो x का ये वाला हिस्सा प्लस का होता है। आपने उस बिंदु पे गोला डाला जहाँ पे x बराबर 4 है, और y अक्ष के बिल्कुल सामने सीधी लाइन खींच दी x बराबर 4 पे। ये आपका आंसर हो गया। अब वो हमसे कहते हैं कि अब आप प्रयास कीजिए, और हमको प्रश्न देते हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है y बराबर 0। सॉल्व करते हैं y बराबर 0 को। आपके सामने ग्राफ है, देखिए 0 यहाँ पर होता है, चाहे x हो चाहे y हो, सबका 0 यहाँ पर होता है। इस इक्वेशन में x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो y बराबर 0 की लाइन हो जाएगी एक ये सीधी लाइन, और हम लिख देंगे y बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। आगे है y बराबर -5। अब -5 अगर निरूपित करना है तो y, यहाँ तो y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, -5 यहाँ पे है, ये है मेरी x एक्सिस। तो इस x एक्सिस के बिल्कुल सामने -5 पे एक लाइन काट दी मैंने और लिख दिया y बराबर -5। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x + y बराबर 3। तो अब क्वेश्चन है 2x + y, 2x + y है। एक मिनट बेटा, प्रश्न जो है वो कहता है 2x - 3 बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0। तो मैं कहता हूँ 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस वाला नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2, 3/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, 1.5। अब x की वैल्यू प्लस में है तो प्लस वाला x होता है इस तरफ, और 1.5 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो 1 और 2 के बीचों बीच हमने एक लाइन खींची, और इस लाइन पे लिख दिया x = 3/2। आखिरी ग्राफ देख लेते हैं। आखिरी ग्राफ है आपका x बराबर -3। बहुत ही आसान, ये आपकी x की लाइन है। इसमें देखो -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो -3 पे एक सीधी लाइन खींच दो, ये हो गई x बराबर -3। लिख देंगे x बराबर -3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
तो आपका जो अगली वर्कशीट है वो है साइंस की, परमाणु तथा अणु मोलर द्रव्यमान। प्रश्न है कि जिज्ञासा दीदी मोलर द्रव्यमान क्या होता है, क्या यह आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न है। तो दीदी बताती कि ज्ञान जैसे कि हमने देखा कि एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और साथ में एक वर्कशीट भी आपके लिए डाली थी कि मोल इसलिए एक यूनिट मानते हैं, मोल को इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि आप मोल से नाप सकते हैं। अब 1 किलो लोहा जो होता है वो थोड़ा सा होता है, 1 किलो कपास, 1 किलो कॉटन बहुत सारी होती है, लेकिन उनकी मात्रा यदि नापी जाए तो हम मात्रा को नाप के उसके अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ इकाई यू के स्थान पर जी लगा दिया जाता है, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कैसे बनेगा, 1 यू हाइड्रोजन से, और ये जो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा ये 1 मोल भी होगा। ये ध्यान रखना है आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान होता है। जो मैंने आपको अभी भी बताया, मोलर द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो वही उसका मोलर द्रव्यमान है। इसे बड़े एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान 1 मोल पदार्थों में इतने कण होते हैं, यानी जिसका भी 1 मोल पदार्थ होगा उसमें इतने कण होंगे। किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। मोलों की संख्या छोटा n और मोलर द्रव्यमान बड़े M के बीच में क्या संबंध होता है, तो मोलों की संख्या होती है दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ये वर्कशीट का पूरा एक सॉल्यूशन का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। उस वीडियो को देख के आपकी मोल की जितनी भी प्रॉब्लम है, मोल से रिलेटेड सब संख्याएं, सब प्रॉब्लम, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा एक वीडियो देख के। 10 मिनट का वीडियो देखिए, मोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब लिखा है जल का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो जल होता है H2O। हमने किया 2 × H और 1 मल्टीप्लाई किया O से, तो जल का द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। ऐसे ही अगर आपको ये निकालना हो कि जल का 36 ग्राम जल में कितने मोल हैं, तो हम कहते हैं जी दिया गया द्रव्यमान हो गया 36 और मोलर द्रव्यमान हो गया 18। तो 36 बटे में 18 कितना होता है, 2, तो आ जाएगा 2 मोल। फिर है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लेते हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मोल निकाले, तो ये आ गया कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, टोटल हो गया 44। तो दिया गया द्रव्यमान कितना हो गया, 88। तो हमने किया 88 CO2 में 88 को 44 से डिवाइड कर दिया तो 2 मोल आ गया। और अगर 2 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो इस 2 मोल को 6.022 गुणा 10 की पावर 23 से गुणा कर दो। बेटा ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वीडियो बना के सिखाए थे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। पर आप लोगों ने पिछली बार भी उस वीडियो को देखा नहीं था, मैंने आपको बताया था आप ही के लिए बनाई थी फॉर्मूलों वाली वीडियो। देखेंगे एक बार में सब समझ में आ जाएगा। अब है कि मोलर, स्वयं जांच कीजिए। प्रश्न देख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल आपने यहाँ डिफाइन किया था कि किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान होता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह आपका पहला उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेटा मैं तो फॉर्मूला लगा के किया है भाई, मोल है 0.5, दिया गया द्रव्यमान हमें नहीं पता। मोलर द्रव्यमान N2 का होता है 2 गुणा N यानी कि 28 U, और इसे 28 ग्राम भी लिख सकते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। बस एक बात हमेशा ध्यान रखो, दिया गया द्रव्यमान हमेशा ग्राम में होगा, हमेशा ग्राम में। जो ग्राम में है वो दिया गया द्रव्यमान है। तो ये हो गया 0.5 बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे में 28। तो गिवन मास यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना हो गया, 28 गुणा 0.5, आंसर आ गया 14 ग्राम। तीसरा प्रश्न देखिए, HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत सिंपल है, HCl का H प्लस Cl दोनों को ऐड कर देते हैं। H का होता है जी 1 प्लस Cl का होता है 35.5।
5, दोनों का ऐड किया 36.5। बस ध्यान दीजिए क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ लग जाएगा ग्राम। अगला प्रश्न है 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा 48 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान, और मोल आपको निकालना है, और मोलर द्रव्यमान आपके हीलियम से निकल जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक का वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो मोल आपको निकालना है, द्रव्यमान दे रखा है, दिया गया द्रव्यमान 48 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम या 4 यू। तो मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, 48 बटे में 4 यानी कि 12 मोल। तो ये हो गया C2H6। अब आखिरी है, C2H6 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। C कितने हैं, 2 हैं, H कितने हैं, 6 हैं। तो मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया 2, और C का द्रव्यमान कितना होता है जी 12 प्लस 6, H का द्रव्यमान कितना होता है जी 1, 12 दूनी 24 जमा 6 कितना हो गया, 24 जमा 6 30 यू, अथवा 30 ग्राम भी लिख सकते हो आप। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपके सभी आंसर हैं। पहली डेफिनेशन आपने बस अपने आप लिखी होगी, बाकी आंसर आपके सामने स्क्रीन पे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आंसर लिख लीजिए। वैसे मैं ये सलाह दूंगा कि तरीका आपको पता लग गया, अपने आप सॉल्व करो बेटा। याद कर रखो, जब अपने आप सॉल्व करोगे तभी सीखोगे, और तभी जानोगे, और तभी होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आज का टॉपिक है रचनात्मक लेखन। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक गलत लिखा हुआ है। आज का टॉपिक रचनात्मक लेखन नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामर का टॉपिक है। आज हमने हिंदी की में ग्रामर करना है, वाक्य और उसके भेद। तो ये हेडिंग गलत दे रखी है। वो कहते हैं कि हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वो पंक्तियों में होता है, जिसे वाक्य कहा जाता है, जो कभी एक अक्षर का होता है तो कभी एक शब्द का, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों में कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम आपस में बातचीत में विचारों को एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाते। तो किसी भी हिंदी के वाक्य के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, उसका उद्देश्य और उसका विषय। यानी उद्देश्य यानी किसके क्या बात करी जा रही है, और विषय मतलब किसके बारे में बात करी जा रही है। हम कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें कोई समझ, भाव या विचार प्रकट होता है। वाक्य में तत्व और उसके अंग भी होते हैं। वाक्य का उद्देश्य और विधेय 2 भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वह मुख्य रूप से कर्ता होता है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चों के बारे में बात की जा रही है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता हैं। जैसे स्कूल बंद है तो स्कूल के बारे में बात करी जा रही है, तो स्कूल उद्देश्य है। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय है। जैसे स्कूल बंद है तो बंद विधेय है। गीता टीवी देखती है तो वाक्य में गीता के बारे में बात की जा रही है, तो गीता टीवी देख रही है, टीवी देखना विधेय है। इन्हीं 2 आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहला होता है जी वाक्य विधानवाचक। विधानवाचक मतलब ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जा रही होती है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। निषेधवाचक, निषेध मतलब ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने या निषेध होता है। आज्ञावाचक, जैसे मैडम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अभी बाहर रुको। तो ये एक आज्ञावाचक सेंटेंस है जिसमें आज्ञा या प्रार्थना की जा रही है। विस्मयवाचक, हैरानी होती है। ऐसे वाक्यों में विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो, बहुत बढ़िया, तुम बहुत तरक्की करोगे। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्या कोरोना महामारी है। इच्छावाचक, ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट होते हैं, जैसे भगवान आपका भला करे। इच्छावाचक। आगे बढ़ते हैं। फिर इच्छावाचक तो हमने पढ़ लिया है। संदेहवाचक, इन वाक्यों में संदेह और संभावना होती है, शायद आज धूप निकले, जैसे आज बारिश हुई है। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर होता है, जैसे यदि परिश्रम करते तो फेल नहीं होते, समझ में, यदि घर में रहेंगे तो कोरोना नहीं होगा, इस तरीके से।
अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसका भेद लिखिए। तो भेद लिख लेते हैं। पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती कैसा है? नॉर्मल सेंटेंस है, ये हो जाएगा आपका विधानवाचक, ये सिंपल सेंटेंस बताया जा रहा है। दूसरा है क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, पूछा जा रहा है कुछ। यदि वह खेलती होती तो आज बढ़िया खिलाड़ी होती, संकेतवाचक, यदि खेलती तो बढ़िया खिलाड़ी होती। फिर है अच्छा वे इतना बढ़िया गाती है, तो ये विस्मय, हैरानी हो रही है उसको कि वो गाती भी है। फिर है वह अभी आता ही होगा, संदेहवाचक, उन्हें भरोसा नहीं है कि वो आएगा, शायद आता ही होगा। कई दिन से धूप नहीं निकली, तो ना वाला सेंटेंस क्या होता है? आपको बताया था, निषेधवाचक। तो ये हो गया आपका निषेधवाचक, जहाँ ना होती है। आपकी यात्रा सुखद हो, इच्छावाचक। और करीम फुटबॉल खेलो, तो खेलो कैसा है? करीम फुटबॉल खेलो है आज्ञावाचक। फिर प्रश्न है कि आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्यों के भेदों को छांट कर लिखिए। तो आप लिख लेंगे वाक्यों के भेदों को, बहुत आसान है। आप किसी भी तरीके की सेंटेंस लिख सकते हैं। पापा ने आपकी तारीफ़ करी, तो आप लिखिए शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या कोरोना महामारी है? हाँ जी बिल्कुल महामारी है, तो आप क्वेश्चन वाला आंसर भी लिख सकते हैं। मैडम ने आपको काम करने के लिए बोला, सरल सेंटेंस हो गया। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।